A very good morning to all the participants of this course. And today, this is the part 3 of chapter 1 of the Income Tax Act. And we begin with the definition of dividend. सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 डिविडेंड की बात करता है और डिविडेंड में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, डिविडेंड की परिभाषा में क्या क्या शामिल है उसकी बात करता है। तो सबसे पहली बात जो इसमें कही गई है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय अ कंपनी ऑफ accumulated प्रॉफिट्स। तो कंपनीज जो प्रॉफिट कमाती हैं वो अपने कैपिटल के रूप में उनको अक्यूमुलेट करती रहती हैं और जो करंट ईयर का प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में ना भी गया हो, ये भी हो सकता है क्योंकि साल के एंड में उसको कैपिटलाइज करेंगे। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट। तो जो वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट वर्ड है, फ्रेज है, उसका मतलब यही है कि जो करंट ईयर का प्रॉफिट है वो कैपिटलाइज नहीं भी हुआ, उसमें से भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, डिविडेंड बांटा जा सकता है। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से लेकिन बटना चाहिए डिविडेंड। इफ सच डिस्ट्रीब्यूशन एंटेल्स द रिलीज बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स ऑफ ऑल और एनी पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन से बंधा हुआ है कंपनी के द्वारा रिलीज किया जाना अपने शेयर होल्डर्स को अपने एसेट का एक पार्ट, यानी कंपनी अपने पास जो एसेट्स हैं, और एसेट्स कैसे बने हैं, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स से बने हैं, और इसलिए अगर कंपनी के पास कोई एसेट नहीं है तो वो डिविडेंड नहीं बांट सकती है, या कंपनी के पास अगर कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट नहीं है तो भी वो डिविडेंड नहीं बांट सकते हैं। दूसरी बात 22B में कही जा रही है, एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर स्टॉक और डिपॉजिट सर्टिफिकेट। कोई भी ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कि शेयर होल्डर्स को डिवेंचर दिए जा रहे हैं, डिवेंचर स्टॉक या डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स दिए जा रहे हैं इन एनी फॉर्म, और इनको किसी भी रूप में दिया जा रहा है, वेदर विथ और विदाउट इंटरेस्ट, चाहे वो उसमें इंटरेस्ट उसमें निहित हो, जुड़ा हो, या इंटरेस्ट नहीं भी हो, बिना इंटरेस्ट के भी हो सकते हैं। एंड एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ऑफ शेयर्स बाय वे ऑफ बोनस, या फिर बोनस शेयर्स अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जा रहे हैं वो भी डिविडेंड देने का एक रूप हो सकता है। डिवेंचर भी एक रूप हो सकते हैं डिविडेंड देने के, टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेसेस द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के हद तक होना चाहिए, उनके एक्सटेंट तक होना चाहिए, वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट, चाहे वो कैपिटलाइज है या नहीं है, उससे मतलब नहीं है। नाउ 22C 22C says that any distribution made to the shareholders of a company on its liquidation, जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, यानी कंपनी फेल हो गई है और वो लिक्विडेशन में जा रही है, to the extent to which the distribution is attributable to the accumulated profits, उस हद तक डिस्ट्रीब्यूशन अगर किया जाता है जो कि accumulated प्रॉफिट्स पर एट्रीब्यूटेबल है, यानी accumulated प्रॉफिट्स उसका कारण बताए जा सकते हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ये accumulated प्रॉफिट्स में से ही किया जा रहा है of the company immediately before its liquidation। लिक्विडेशन से जस्ट पहले जो भी accumulated प्रॉफिट्स हैं उसमें से अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है किसी भी तरह का, तो वो डिविडेंड की परिभाषा में आएगा। उसके बाद 22D कहता है कि एनी डिस्ट्रीब्यूशन टू इट्स शेयर होल्डर्स बाय अ कंपनी ऑन द रिडक्शन ऑफ इट्स कैपिटल। कंपनीज कभी कभी अपना रिडक्शन करती है कैपिटल का,
Sometimes they buy back the shares from the shareholders to the extent to which the company possesses the accumulated profits. तो जब कंपनी के कैपिटल का रिडक्शन होता है और रिडक्शन कैपिटल को रिड्यूस करके शेयर होल्डर्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है कोई भी पैसा, to the extent to which company possesses the accumulated profits which arose after the end of the previous year, जो previous year के end of the previous year ending next before the first day of April 1933, whether such accumulated profits have been capitalized or not. तो ये पुराना प्रावधान है जो कि 1 अप्रैल 1933 के बाद के जो प्रीवियस ईयर आते हैं वहां से शुरू होता है कि जो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट अराइज हुए थे कंपनी को प्रीवियस ईयर, उस प्रीवियस ईयर के एंड होने के बाद, जो कि 1 अप्रैल 1933 के नेक्स्ट बिफोर आया था, यानी उसके जस्ट पहले था, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन भी डिविडेंड की परिभाषा में आएगा। और उसके बाद एनी पेमेंट बाय कंपनी नॉट बीइंग अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसमें कि पब्लिक आर नॉट सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, और ऐसी कंपनी में, एंड वी विल कम टू दैट डेफिनेशन ऑल्सो कि वो कौन सी कंपनी जिसमें पब्लिक आर सेड टू बी सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड। सो इफ दैट कंपनी, वो कंपनी कोई डिस्ट्रीब्यूशन, कोई पेमेंट करती है किसी भी राशि का, वेदर एज रिप्रेजेंटिंग अ पार्ट ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी और अदरवाइज, चाहे वो एसेट्स में से करे चाहे वैसे ही करे बिना एसेट्स में से, और ये अगर 31 मई 87 के बाद वो पेमेंट कर रही है, किस रूप में कर रही है? बाय एडवांस और लोन टू ए शेयर होल्डर, यानी एक ऐसा शेयर होल्डर जिसको एडवांस या लोन दे रही है, जो कि बेनिफिशियल ओनर है शेयर्स का, होल्डिंग नॉट लेस देन 10% ऑफ द वोटिंग पावर, यानी जो बड़ा बड़ा शेयर होल्डर है, 10% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर रखने वाला शेयर होल्डर है उस कंपनी में, तो ऐसे बड़े शेयर होल्डर को जो कि 10% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर या शेयर होल्डिंग रखता है, उसको अगर कंपनी कोई भी एडवांस या लोन देती है, ऐसी कंपनी जो कि इसमें पब्लिक सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड नहीं है, यानी प्राइवेट कंपनीज के ज़्यादातर ये होता है कि वो अगर किसी बड़े शेयर होल्डर्स को, और बड़ा शेयर होल्डर डेफिनेटली कोई ना कोई स्टेक रखेगा उनके डिसीजन मेकिंग में, तो यदि कोई एडवांस या लोन देती है ऐसे शेयर होल्डर को जिसके जो शेयर होल्डिंग है वो 10% या उससे ज़्यादा है, और टू एनी कंसर्न इन विच सच शेयर होल्डर इज ए मेंबर, या किसी और कंसर्न को लोन देती है जिसमें ऐसा 10% से ज़्यादा वाला जो शेयर होल्डर है वो मेंबर है या पार्टनर है, इन विच ही हैज़ ए सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, और जिस कंसर्न में इस शेयर होल्डर का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। यहाँ दो तरह के सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की बात हो रही है, जहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन का किसी कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो, और जहाँ पर पब्लिक का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। तो यदि ये शेयर होल्डर ऐसा शेयर होल्डर है जिसका एक सब्सटेंशियल इंटरेस्ट किसी कंसर्न में है, और उस कंसर्न को वो कंपनी लोन देती है जिसमें ये पर्सन 10% या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर वाला शेयर होल्डर है, तो वो डिविडेंड कहलाएगा। और एनी पेमेंट बाय एनी सच कंपनी ऑन बिहाफ और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ एनी सच शेयर होल्डर, या कोई भी और पेमेंट किसी भी ऐसी कंपनी के द्वारा किया जाता है जो कि इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए है किसी ऐसे शेयर होल्डर के लिए, या उसके बिहाफ पे किसी और को अगर पैसा दिया जा रहा है, टू द एक्सटेंट टू विच द कंपनी पोजेसेस द accumulated प्रॉफिट्स, अगर कंपनी के पास accumulated प्रॉफिट्स हैं तो ऐसी राशि जो कि लोन के रूप में, एडवांस के रूप में ऐसे शेयर होल्डर को, या जिस कंसर्न में वो शेयर होल्डर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट रखता है उसको, या फिर
उसके बिहाफ पे किसी और को या उसके इंडिविजुअल बेनिफिट के लिए डायरेक्ट उसको पेमेंट किया जा रहा है. To the extent to which company possesses the accumulated profits, that amount of advance or loan will be considered to be a dividend. But dividend does not include certain things. So there are certain exceptions. Now, what are those exceptions? What dividend does not include? The dividend does not include the distribution made in accordance with C or D. C or D means C is liquidation, D is reduction of capital. तो लिक्विडेशन या रिडक्शन ऑफ कैपिटल में कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है एंड इफ इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इफ एनी शेयर इज इशूड फॉर फुल कैश कंसिडरेशन, यानी उसके बदले में पूरा पैसा लिया जा रहा है उस शेयर के वैल्यू के रूप में, तो वो डिविडेंड में नहीं आएगा. अगर कोई कंसेशनल बेसिस पे दिया जा रहा है या फ्री में दिया जा रहा है तो वो डिविडेंड की परिभाषा में आएगा. Where the holder of the share is not entitled even in the event of liquidation to participate in the surplus assets. जहां पे अगर लिक्विडेशन होता तो उस शेयर होल्डर के पास कोई भी एंटाइटलमेंट नहीं था कि सरप्लस एसेट में वो भाग लेता. ऐसी कंडीशन में अगर उससे पूरा पैसा लेके अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है ऑन लिक्विडेशन, so that would not be treated as dividend. And then we come to 1A, meaning what dividend is not. A distribution made in accordance with subclause C or D, insofar as such distribution is attributable to the capitalized profits of the company, representing the bonus shares allotted to its equity shareholders after 31st day of March 64 and before 1st day of April 65. यानी 64-65 फाइनेंशियल ईयर में अगर कैपिटलाइज प्रॉफिट्स में से रिडक्शन ऑफ कैपिटल पर या लिक्विडेशन पर कोई डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था तो वो डिविडेंड में शामिल नहीं होगा. और उसके बाद एनी एडवांस और लोन विच इज मेड टू अ शेयर होल्डर और द सेट कंसर्न का मतलब वो कंसर्न जिसमें वो शेयर होल्डर सब्सटैंशियल इंटरेस्ट रखता है. कोई भी एडवांस या लोन जो शेयर होल्डर को दिया जाता है बाय कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया जाता है, अगर कंपनी का काम ही लोन देना है, कंपनी का बिजनेस ही लोन देना है, तो जहां पर लेंडिंग ऑफ मनी ही कंपनी का सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस है, तो अगर ऐसे कंडीशन में कोई बड़े शेयर होल्डर को या उस कंसर्न को जिसमें उसकी सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग है उसको अगर कोई भी एडवांस या लोन दे दिया जाता है तो दैट इज नॉट टू बी टेकन एज अ डिविडेंड. केवल वहां पे जहां पे वो कंपनी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में लोन देने लेने का काम नहीं करती है या लोन देने का काम नहीं करती है, वहां पर ही इसको माना जा सकता है डिविडेंड. नाउ वी कम टू 3. Any dividend paid by a company which is set off by the company against whole or any part of any sum previously paid by it. कोई भी ऐसा डिविडेंड जो कंपनी के द्वारा पे किया गया हो, जिसको कंपनी ने सेट ऑफ कर दिया हो उस सम से जो कि पहले पे किया गया था कंपनी के द्वारा, एंड ट्रीटेड एज अ डिविडेंड, और उसको डिविडेंड मान लिया. यानी कंपनी ने कभी कोई चेक दिया, कोई राशि दी किसी भी शेयर होल्डर को और बाद में उसको डिविडेंड ट्रीट कर लिया विद इन द मीनिंग ऑफ सब क्लॉज ई. सब क्लॉज ई के विद इन उसको डिविडेंड ट्रीट कर लिया, तो टू द एक्सटेंट टू विच इट इज सो सेट ऑफ, तो अगर वो किसी पहले की राशि के अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाता है तो वो डिविडेंड में की परिभाषा में नहीं आए, क्योंकि एक तरह से a company has made some payment earlier and it is treating that as a dividend, so that would not be treated as a dividend. Treated as a dividend within the meaning of subclause E matlab कि that money was paid to in the form of a advance or loan to a shareholder.
and thereby it was treated as a dividend. But that should not be taken as a dividend because it is set off by some other against some other payment which was made by the company earlier. कहने का मतलब ये कि पहले कोई पेमेंट किया गया उसको मान लिया गया डिविडेंड कि सब क्लॉज ई में ये डिविडेंड है, उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा क्योंकि इस तरह से सेट ऑफ करने का कोई अधिकार उस कंपनी को नहीं है. एनी पेमेंट मेड बाय कंपनी ऑन परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, अगर कंपनी खुद के शेयर खरीदती है शेयर होल्डर से, लेकिन ऐसा अगर कंपनी सेक्शन 77A के तहत करती है तो वो डिविडेंड नहीं माना जाएगा. अगर कंपनी वैसे ही रिडक्शन अपना कैपिटल का करती है, सेक्शन 77A के तहत नहीं करती और अपना कैपिटल रिड्यूस करके पेमेंट कर देती है, तो वो डिविडेंड में ट्रीट होगा एंड विल बी टैक्स्ड अकॉर्डिंगली. लेकिन इफ द परचेज ऑफ ओन शेयर्स इज डन अंडर सेक्शन 77A, आई मीन एज पर द prescribed procedure which is delineated or laid down in Companies Act section 77A, उसके अनुसार अगर कोई परचेज करती कंपनी अपने खुद के शेयर्स को, तो वो उसके एवज में जो पेमेंट कर रही है कंपनी वो डिविडेंड नहीं. एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर्स परसुएंट टू अ डीमर्जर, डीमर्जर के परसुएंस में कोई रिजल्टिंग कंपनी जो है अगर कोई शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर्स को, डीमर्ज कंपनी है, डीमर्ज कंपनी वो है जो पहले थी डीमर्जर से पहले, उसके शेयर होल्डर्स को अगर डीमर्जिंग अरेंजमेंट के तहत कोई शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करती है रिजल्टिंग कंपनी, वेदर और नॉट देयर इज रिडक्शन ऑफ कैपिटल इन डीमर्ज कंपनी, या रिडक्शन ऑफ कैपिटल से मतलब नहीं डीमर्ज कंपनी का कैपिटल रिड्यूस हो या ना हो, लेकिन अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन शेयर्स का यानी शेयर्स बांट रही कंपनी, किसको बांट रही है? वो शेयर होल्डर्स को जो डीमर्ज कंपनी में थे, लेकिन चूंकि ये डीमर्जर के अरेंजमेंट में है इसलिए वो डिविडेंड नहीं माना जाए. Now we come to explanation 1. The expression accumulated profits wherever it occurs in this clause shall not include the capital gains arising before 46 April or after 48 and before 56. तो accumulated profits के में कुछ सडन पीरियड्स के कैपिटल गेन्स को शामिल नहीं किया गया बिकॉज आवर एक्ट केम इनटू प्ले मच लेटर देन दैट. द एक्सप्रेशन accumulated profits in subclause A, B, D and E shall include. Now it is being attempted to define the phrase accumulated profits. कि accumulated profits का मतलब क्या है? Accumulated profits में शामिल है all the profits of the company up to the date of the distribution or payment referred to in those subclauses and in subclause C shall include all the profits of the company up to the date of liquidation. इसमें वो सारे प्रॉफिट शामिल हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन की डेट तक या डिविडेंड के पेमेंट के डेट तक कंपनी ने कमाए थे, वो सारे के सारे प्रॉफिट्स. और सेक्शन और सब क्लॉज सी के लिए जहां पे लिक्विडेशन की बात की गई है, लिक्विडेशन पर अगर कंपनी कोई पेमेंट किसी को करती है तो इन सब क्लॉज सी शैल इंक्लूड ऑल द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी अप टू द डेट ऑफ लिक्विडेशन. तो डेट अगर लिक्विडेट हो जा रही कंपनी तो लिक्विडेशन की डेट तक लेने पड़ेंगे प्रॉफिट्स, बट शैल नॉट वेयर द लिक्विडेशन इज कॉन्सिक्वेंट ऑन द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इट्स अंडरटेकिंग बाय द गवर्नमेंट. लेकिन अगर लिक्विडेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट या कोई कॉरपोरेशन जो कि ओन्ड और कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट के द्वारा, वो कंपल्सरीली एक्वायर कर रहा है उस अंडरटेकिंग को किसी भी लॉ के अंतर्गत जो कि फोर्स में है, then it shall not include any profits of the company prior to 3 successive previous years immediately preceding the previous year in which such acquisition took place. जिस प्रीवियस ईयर में ये एक्विजिशन हुआ उस प्रीवियस ईयर के पहले 3 लगातार सालों के प्रॉफिट्स तो शामिल किए जाएंगे, लेकिन उसके पहले के प्रॉफिट्स अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में शामिल नहीं किए जाएंगे. और ख़ास तौर पे ये इसलिए होता है कि गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी को अक्वायर कर रही
तो ऐसा ना हो कि वो एक्विजिशन कंप्लीट होने से पहले ही वो जो कंपनी है डिविडेंड के रूप में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को बांट दे। तो उसको डिविडेंड नहीं माना जाएगा, जो जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स नहीं माना जाएगा उस क्योंकि जब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे नहीं तो कंपनी फिर डिविडेंड बांट नहीं पाएगी। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स 3 साल पहले के प्रॉफिट्स को क्यों नहीं मानेंगे? जिससे कि प्रॉफिट तो कंपनी बहुत कुछ कमा चुकी होगी, लेकिन ये ना हो कि वो अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो गवर्नमेंट वहाँ अक्वायर कर रही कंपनी और उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा या गवर्नमेंट का नुकसान हो सकता है। Now explanation 2A says that in the case of an amalgamated company, the accumulated profits, whether capitalized or not, or loss as the case may be, shall be increased by the accumulated profits, whether capitalized or not, of the amalgamating company on the date of amalgamation. अगर अमेलगमेटेड कंपनी डिविडेंड बांट रही है तो accumulated प्रॉफिट्स में अमेलगमेटिंग कंपनी के भी प्रॉफिट्स जो थे ऑन द डेट ऑफ अमेलगमेशन वो भी जुड़ेंगे। यानी एक अमेलगमेटेड कंपनी को एक नए कंपनी की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। जो अमेलगमेटिंग कंपनी थे उसके प्रॉफिट्स भी, उसके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी उसमें जोड़े जा सकते हैं। नाउ फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज एक्सप्लेनेशन 3 सेज कंसर्न वर्ड को डिफाइन करते हुए कहा गया कंसर्न एक हिंदू डिवाइडेड फैमिली हो सकती है, या फर्म हो सकती है, या एओपी हो सकती है, या बीओआई हो सकती है, या कोई कंपनी भी हो सकती है। और सब्सटैंशियल इंटरेस्ट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया है कि a person is said to have, a person shall be deemed to have a substantial interest in a concern। एक व्यक्ति का ये मान लिया जाएगा कि उसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है किसी भी कंसर्न में अदर देन अ कंपनी, कंपनी को छोड़ के। If he is at any time during the previous year beneficially entitled to not less than 20% of the income of such concern, अगर वो बेनिफिशियली एंटाइटल्ड है कि उसको 20% उस कंसर्न के इनकम का मिलेगा, तो उस केस में ये माना जाएगा कि उसका 20% या उससे ज़्यादा मिलेगा, तो ये माना जाएगा कि उसका एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट उस कंसर्न में था। Now we come to 222A, and 222A defines domestic company। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है एक इंडियन कंपनी या कोई दूसरी और कंपनी। इंडियन कंपनी या कोई और दूसरी कंपनी का मतलब है कि कोई फॉरेन कंपनी भी हो सकती है। यानी डोमेस्टिक कंपनी कैन बी एन इंडियन कंपनी और द डोमेस्टिक कंपनी कैन बी ए फॉरेन कंपनी ऑल्सो, but which in respect of its income liable to tax under this act has made the prescribed arrangements for the declaration and payment within India of the dividend। और जिसने अपने इनकम के संबंध में डिविडेंड को डिक्लेयर और पे करने का अरेंजमेंट, प्रेस्क्राइब्ड अरेंजमेंट जो इंडिया में प्रेस्क्राइब्ड है, वो अरेंजमेंट कर रखा है और जिसमें कि प्रेफरेंस शेयर्स पर दिया गया डिविडेंड भी शामिल है। सो विच इज पेएबल आउट ऑफ सच इनकम, तो उसका अगर इंतजाम किया हुआ है डिविडेंड्स को पे करने का, तो वो कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी। यानी डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी है जो जिसने भारत में प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट कर रखे हैं कि जो इनकम उसकी लायबल है टैक्स के लिए, उस इनकम पर, उस इनकम में से वो डिविडेंड को डिक्लेयर करेगी और पे करेगी इंडिया के अंदर। उसके प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट, रूल बेस्ड अरेंजमेंट्स किए हुए हैं। सो डोमेस्टिक कंपनी का रिलेशन डिविडेंड के डिक्लेरेशन से है। नाउ 222A, 222A means document includes an electronic record as defined in clause of section 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000। डॉक्यूमेंट की परिभाषा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से ली जा रही है, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में उसको परिभाषित किया गया है एंड दैट डेफिनेशन हैज बीन फाउंड सूटेबल, और इसको इनकम टैक्स एक्ट में इंपोर्ट कर लिया गया। मुख्य बात यह है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी सब शामिल है। Now 22AAA is an electoral trust। It means a trust which is approved as an electoral trust
एक ऐसा ट्रस्ट जिसको कि बोर्ड ने इलेक्टोरल ट्रस्ट के रूप में अप्रूव किया है, एक स्कीम के अनुसार जिसको बनाया गया था उस बाबत यानी उस मामले में बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इन दिस रिगार्ड बनाया गया था, उसके बारे में बनाया गया था। इलेक्टोरल ट्रस्ट के विषय में जो स्कीम बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसके अनुसार बोर्ड ने उसको अप्रूव किया है। देन वी कम टू 222B, and 222B is the fair market value in relation to a capital asset. कैपिटल एसेट की डेफिनेशन हमने इसके पहले पढ़ी है। What is the fair market value? Because fair market value word was used there, so we have to understand the meaning of the word FMV, a fair market value, and that means that the price that a capital asset would ordinarily fetch on sale in the open market in the relevant date. रेलिवेंट डेट पर बेचने से जो भी प्राइस मिलेगा उस कैपिटल एसेट को ओपन मार्केट में बेचने से, वो प्राइस उसका फेयर मार्केट वैल्यू है। एंड वेयर द प्राइस इज नॉट असर्टेनेबल, जहां पे प्राइस नहीं पता लगाया जा सकता, सच प्राइस एज मे बी डिटरमिन्ड इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स, ऐसा प्राइस वो होगा एफएमवी जो कि रूल्स के अनुसार तय किया जा सकता होगा, जो रूल्स बनाए जाएंगे एक्ट के तहत। अब आते हैं 23 में। 23 में फर्म वर्ड को डिफाइन किया गया है। फर्म का मीनिंग वो होगा जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में असाइन किया गया है, और इसमें शामिल होंगी वो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी, जैसा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 में डिफाइन किया गया था। यानी फर्म वर्ड के मीनिंग में वो फर्म भी शामिल है जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत डिफाइन की गई है, और वो फर्म भी शामिल है जो कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के तहत डिफाइन किया गया एज ए लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रोप्राइटरशिप फर्म इस डेफिनेशन में शामिल नहीं है। तो पार्टनर शैल हैव द मीनिंग असाइन्ड टू इट इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनर शब्द का मीनिंग भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट से ग्रहण किया जा रहा है, और एंड शैल इंक्लूड यानी कि पार्टनर की डेफिनेशन में शामिल होगा एनी पर्सन हु बीइंग अ माइनर हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। कोई भी व्यक्ति जो कि माइनर होते हुए पार्टनरशिप की बेनिफिट्स में एडमिट किया गया है, और कोई भी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का भी कोई पार्टनर जो होगा वो भी इसके डेफिनेशन में शामिल किया गया। So if the question is asked whether a minor is also a partner, yes. Why? Because it is so mentioned in section 223 of the Income Tax Act. Now, third part is partnership. फर्म के रिलेशन में पार्टनरशिप वर्ड को डिफाइन करते हुए कहा गया कि इसका वही मीनिंग होगा जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में असाइन किया गया है, और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी शामिल है, जैसा कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में दिया गया। उसके बाद आते हैं फॉरेन कंपनी। देखिए, फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। फॉरेन कंपनी वो कंपनी नहीं है जो इंडियन कंपनी नहीं है। नॉर्मली लोग सोचेंगे इंडियन कंपनी एंड फॉरेन कंपनी में एक ऑपोजिशन होना चाहिए, लेकिन फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन इस प्रकार से दिया जा रहा है कि वो कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। कहने का मतलब ये कि उसने डिविडेंड को डिक्लेयर और पे करने का प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट्स नहीं कर रखे। अगर उसने अरेंजमेंट किए होते तो वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाती, क्योंकि डोमेस्टिक कंपनी वो कंपनी होती है जो कि या तो इंडियन कंपनी होती है, और इंडियन कंपनी इसलिए क्योंकि इंडियन कंपनी को प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट करने ही करने हैं, और इंडियन कंपनी के अलावा भी अगर कोई और कंपनी है जिसने प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट किए हुए हैं तो फिर वो डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी, और जिसने प्रेस्क्राइब अरेंजमेंट नहीं किए हैं वो फॉरेन कंपनी कहलाएगी। तो अगर सवाल ये उठता है कि फॉरेन कंपनी क्या है, तो उसके लिए जवाब ये नहीं है कि फॉरेन कंपनी वो कंपनी जो इंडियन कंपनी नहीं है। जवाब ये है कि फॉरेन कंपनी वो कंपनी है जो कि डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। Now 223B says the fringe benefits means any fringe benefits which are referred to in section 15WB। fringe benefits को वहाँ डिफाइन किया गया है। हियरिंग वर्ड को भी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है।
And 223C में hearing word, giving somebody a opportunity of being heard after hearing someone. तो यानी कि यहाँ पर हम हियर करते हैं एसएससी को, उसकी बात को सुनते हैं, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। अगर उसके खिलाफ डिसीजन लेना हो तो उसको सुनने के बाद डिसाइड करते हैं वेदर द डिसीजन हैज टू गो इन हिज फेवर और नॉट। तो हियरिंग इंक्लूड्स द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा एंड डॉक्यूमेंट्स। तो अभी हम ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स या डेटा एसएससी को भेज रहे हैं, तो जो भी कम्युनिकेशन ऑफ डेटा या डॉक्यूमेंट्स का कर रहे हैं ऑनलाइन मेथड से थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, वो हियरिंग की परिभाषा में आता है। The 224 says that income includes profits and gains. इनकम में प्रॉफिट्स एंड गेन शामिल है। इनकम की परिभाषा है, इनकम में क्या क्या शामिल है? एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट्स, एनी काइंड ऑफ गेन्स। गेन वो है जो पहले नहीं था, कुछ मिल गया। So when we are saying that the minor can be a partner in a firm, so we are confining ourselves to the definition of a firm, and we are confining ourselves to the definition of a partner. And when we say that minor can be a partner, so definitely minor can be a partner in a firm. अब क्या होता है कि if a question is asked that whether the minor must pay tax or not, उसके प्रावधान है, वो प्रावधान के अनुसार डिसाइड होगा। Sometimes a minor, whatever a minor gets, because you know that how firms are being taxed in India. So the provisions that deal with the taxation of the partners of the firms, that will determine the answer to that question. Always, whenever we have some question in mind, we should always raise it in reference to the section rather than just general things. So always try to fix yourself to the section. Under this section, whether this is allowed or not. Now, foreign company means we are on the hearing. Hearing includes communication of data and documents, and we are on income. So income includes dividend also, and income includes profits and gains also. Income also includes voluntary contributions received by a trust created wholly or partly for charitable or religious purpose, or by an institution established wholly or partly for such purposes, or by an association or institution referred to in clause 21 or 23, or by a fund or trust or institution referred to in clause 4 or 5, or by any university referred in 380. These are all sections of section 10. So wherever there is a institution which is mentioned in clause 21 or 23 of section 10 or 23C and other subclauses of section 10, and that institution or association gets any voluntary contributions, so voluntary contributions will come in the definition of income. Now when we say it will come in the definition of income, we are not saying that whether it will be taxed or not. What we are saying is that it is coming in the definition of income. We are aware that tax is calculated on total income. So once we know what is included in income, then we have to decide what will be included in the total income based on the provisions of the Act. And then the tax will be computed on the total income. And what is not in the definition itself of the income, that certainly cannot be taxed. We have to keep that in mind. Uske baad section 10 also talks about many things which are not includable in income, even if they are included in the definition of income. Still there may be certain things which are still not includable in the income as per section 10.
Now, for the purpose of this subclause, trust includes any other legal obligation. तो ट्रस्ट की डेफिनेशन को यहाँ और विस्तृत किया जा रहा है. तो ट्रस्ट में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन हो सकती है. इट शुड बी ए लीगल ऑब्लिगेशन which is in conformity with the law. It may not be a trust under the Indian Trust Act only, but you can say it could be any concern which is legally allowed to operate as a legal entity. So you can say that trust does not include any illegal obligation. Trust will include any other legal obligation. Legal obligation means if there is a duty of one person to the other person, that constitutes an obligation. And therefore, when we want to widen the definition of trust, it is not just that the voluntary contribution जो केवल ट्रस्ट को मिल रही है उसी को हम इनकम माने. किसी भी टाइप की कंसर्न हो जो कि एक लीगल ऑब्लिगेशन में आपस में है, वो भी उनके भी द्वारा जो अगर प्राप्त अगर कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है तो वो भी इनकम की डेफिनेशन में आएगा. उसके बाद परक्विजिट्स या प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी जो हम वैसे सेक्शन 13 के क्लॉज 2 और 3 में टैक्स करते हैं इनकम अंडर द एक्ट सैलरी में, उसको सबसे पहले तो इनकम की परिभाषा में लाना जरूरी है. जो भी चीज़ हम इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स कर रहे हैं उसको बिना परिभाषा में लाए बिना तो टैक्स करना संभव ही नहीं. Otherwise, lot of litigation would be there. So therefore, when we tax something, then we first make a provision in the definition section also. Then 3A says that any special allowance or benefit other than the perquisite included under subclause 3, which is specifically granted to the assessee to meet the expenses wholly, necessarily and exclusively only for the performance of the duties of an office. So these are things which are already being taxed under the head salary. When we go to salary, then you can see there. And therefore, they have been included in the definition of income also. Similarly, other personal expenses which are given in a place where the duties are not ordinarily performed, that is also being taxed in relevant head salary. So therefore, it has been included here also. The value of any benefit or perquisite. कोई भी बेनिफिट या परक्विजिट की वैल्यू चाहे वो मनी में कन्वर्टेबल हो चाहे ना हो, जो कोई कंपनी ऑब्टेन करती है आइदर ऑब्टेन फ्रॉम कंपनी से ऑब्टेन होता है या तो डायरेक्टर के द्वारा या किसी और पर्सन के द्वारा जिसका कोई सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में. सब्सटेंशियल इंटरेस्ट वाला व्यक्ति कोई बेनिफिट या ले सकता है और बाय रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर या उस डायरेक्टर का या सच पर्सन का कोई भी रिलेटिव ले सकता है, और अगर वो लेता है तो दैट इज ए इनकम. एंड एनी सम पेड बाय एनी सच कंपनी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन व्हिच बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन पेएबल बाय डायरेक्टर और पर्सन. या फिर कोई ऐसी राशि जो कंपनी या जो कंपनी देती है किसी अपने डायरेक्टर के लिए या किसी और पर्सन के लिए जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, जो पेमेंट अगर कंपनी ना देती तो उसको खुद देना पड़ता. तो ऐसा कोई भी पेमेंट भी जो है चाहे वो काइंड में हो चाहे मनी में कन्वर्टेबल नहीं भी हो, या कोई भी तरह का बेनिफिट या वैल्यू परक्विजिट जो दिया जा रहा है ऐसे डायरेक्टर को ऐसे पर्सन को जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, दैट इज ऑल्सो ट्रीटेड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम. उसके बाद द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट ऑब्टेन बाय एनी रिप्रेजेंटेटिव असेसी. कभी कभी क्या असेसी के बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव असेसी जो है उसका जिसका मेंशन 161 में किया हुआ है, जो उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो अगर कोई बेनिफिट या परक्विजिट प्राप्त कर लेता है या फिर कोई और पर्सन उसके बिहाफ पे प्राप्त कर लेता है या फिर जिसके बिहाफ पे वो इनकम प्राप्त कर रहा है वो प्राप्त कर लेता है, और उसके लिए अगर कोई भी इनकम जिसके लिए इनकम रिसीव रिप्रेजेंटेटिव असेसी को करनी है वो व्यक्तिगत प्राप्त कर लेता है, तो जिसको हम बेनिफिशियरी कहेंगे अभी इस क्लॉज के बाद इस क्लॉज में. एंड एनी सम पेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑब्लिगेशन, और कोई भी राशि जो कि रिप्रेजेंटेटिव असेसी दे देता है किसी भी ऑब्लिगेशन के संबंध में,
विच बट फॉर सच पेमेंट वुड हैव बीन पेबल बाय द बेनिफिशियरी, जो कि राशि बेनिफिशियरी को देनी पड़ती, तो वो राशि जो रिप्रेजेंटेटिव एसएससी दे रहा है, यानी कोई टैक्स की राशि दे दी, तो वो किसके हाथ में इनकम हो जाएगी? इन द हैंड्स ऑफ द बेनिफिशियरी. नाउ 5 इज एनी सम विच इज चार्जेबल टू इनकम टैक्स. तो यहाँ पे जो जो सम्स चार्जेबल होते आते हैं इनकम टैक्स में किसी भी सेक्शन में, जैसे जैसे हम वो सेक्शन या सब सेक्शन इंट्रोड्यूस करते जाते हैं, जैसे हमने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किए हैं, और इसलिए हमने डेफिनेशन में भी एक क्लॉज डाल दिया कि भाई ये इनकम के डेफिनेशन में भी आएंगे, और ये इसी तरह से इनका रेफरेंस आता जा रहा है कि जो जो चीज़ें वहाँ चार्ज हो रही हैं, जैसे कैपिटल गेन्स है, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस इनकम है, ये सारी चीज़ें, या बैंकिंग के जो प्रॉफिट्स हैं, और जो विनिंग्स या लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस, एनी गेम ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग और बैटिंग, शर्त लगाना, जुआ, उन सब चीज़ों से जो भी इनकम प्राप्त होती है, जो भी प्राप्तियां होती हैं, वो इनकम की डेफिनेशन में आती है. उसके बाद यहाँ पर लॉटरी वर्ड को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है, बहुत वाइड डेफिनेशन. कोई भी चांस, कोई भी प्राइज अवार्ड किया जाता है कि चांस को लेके, विनिंग फ्रॉम प्राइज इज अवार्डेड टू एनी पर्सन, जहाँ पर चांस को लेके अवार्ड किया जाता है, या लॉट ड्रॉ करके किया जाता है, उसको भी चांस ही कहते हैं, या किसी भी तरह की जो कार्ड गेम है, किसी भी तरह की गेम ऑफ एनी सॉर्ट, दैट वुड बी इंक्लूडेबल इन कार्ड गेम, अनदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, जिसमें लोग प्राइज जीतते हैं, जिसमें भी प्राइज का मामला होता है. कोई प्राइज नहीं है तो वो फिर इस डेफिनेशन में नहीं आएगा. देन एनी सम रिसीव बाय द एसएससी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज जो पेमेंट कर रहे हैं एज कॉन्ट्रीब्यूशंस टू एनी प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड और एनी फंड सेट अप अंडर द प्रोविजंस ऑफ ईएसआई एक्ट. ईएसआई एक्ट के तहत जो भी प्राप्ति हो रही है, अल्टीमेटली दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड बैक इनटू द एम्प्लॉय insurance funds, but when it is received at that time it is income. जो भी एम्प्लॉइज अपने प्रोविडेंट फंड में या सुपर एनुएशन फंड में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, या किसी भी फंड में कर रहे हैं जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत पास किया गया हो, तो वो सारा जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो कंट्रीब्यूशन पहले जा रहा है कि उसके एम्प्लॉयर के पास, तो एम्प्लॉयर के हाथ में वो इनकम है. उसके बाद जब वो दे देगा उसको अथॉरिटी को, तो वो एक्सपेंडिचर हो जाएगा. एनी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, कंपनी में एक मुख्य आदमी होता है, उसके लिए इंश्योरेंस दी जाती है कि अगर वो नहीं रहा तो वो नुकसान में जा सकती है. तो की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत अगर कोई सम रिसीव किया जाता है, वो भी इनकम के डेफिनेशन में आता है, और चाहे वो पॉलिसी का बोनस ही क्यों ना हो. और इसी प्रकार से बहुत से प्रोविजन जो जब भी लाए जाते हैं, 56(2), 56(2), 56, जैसे जैसे जो जो प्रोविजन टैक्स करने के लिए लाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में, वो प्रोविजन यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन कर दिया जाता है. उसके बाद इसीलिए हम यहाँ पर 18 देख लेते हैं. असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ ए सब्सिडी और ग्रांट और कैश इंसेंटिव. जो भी ग्रांट या सब्सिडी के रूप में, या कैश इंसेंटिव के रूप में, या ड्यूटी ड्रॉबैक के रूप में, या वेवर के रूप में, या कंसेशन के रूप में, या रीइंबर्समेंट के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा असिस्टेंस दिया जाता है, या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है, या किसी बॉडी या एजेंसी के द्वारा दिया जाता है, या तो कैश में दिया जाता है या फिर काइंड में दिया जाता है. यदि कोई भी असिस्टेंस अगर कोई कंपनी या कोई गवर्नमेंट किसी को एसएससी को देती है, तो द सब्सिडी और द ग्रांट ऑफ रीइंबर्समेंट, जिसको हमने अकाउंट में ले लिया था, बाय डिटरमिनिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस 43(1)(10), या जिस सब्सिडी या ग्रांट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किसी ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के कॉर्पस बनाने के लिए ले लिया गया था, एज द केस में भी, तो वो इस तरह के जितने भी सब्सिडी और ग्रांट है, कैश इंसेंटिव है, ड्यूटी ड्रॉबैक है,
जिसको या तो एक्चुअल कॉस्ट की वर्किंग में ले लिया गया है या फिर जिसको कॉर्पस के रूप में ले लिया गया है, तो वो असिस्टेंस जो है वो इनकम की डेफिनेशन में आएगा। तो वो नहीं आएगा। उसके अलावा जो बाकी जो सब्सिडी है, ग्रांट और कैश इंसेंटिव होगा, वो क्या उसके डेफिनेशन में, इनकम की डेफिनेशन में आएगा। यानी इन दो कंडीशंस में बस सब्सिडी, ग्रांट, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी, ड्रॉबैक या वेवर, कंसेशन इनकम में नहीं आते, बाकी हर केस में आते हैं। द इनकम टैक्स ऑफिसर वंस अगेन 117 में अपॉइंट होते हैं। इंडिया की जो डेफिनेशन है, इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टेरिटरी ऑफ इंडिया जो कि आर्टिकल 1 में रेफर किया गया है, उसके टेरिटोरियल वाटर्स भी उसमें आते हैं इंडिया की डेफिनेशन में। यानी हमारे जो ये टेरिटरी में जो वाटर्स हैं, जो भी पानी के जो स्रोत हैं, सी बेड, समुद्र की तली, एंड सब सॉयल, जमीन के नीचे का जो सॉयल है, एंड सॉरी सब सॉयल अंडरलाइंग सच वाटर्स, यानी जहाँ पर सी का वाटर है उसमें नीचे सब सॉयल है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो ओशंस का जो नीचे का बेड है उसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। जो भी हमारी टेरिटरी में से संबंधित कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यानी इंडिया के लैंड से जो कनेक्टेड जो कॉन्टिनेंटल जो समुद्र में नीचे की ओर है जा रहा है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या कोई भी दूसरा मैरीटाइम जोन एज रेफर टू इन दिस एक्ट, जो कि पास किया गया, टेरिटोरियल वाटर्स एक्ट 1976, and of course the airspace above the territory and above the territorial waters. Airspace is also included in India. So the question may arise whether the airspace above India is India or not. So the answer is yes. Now we come to the definition of Indian company. अभी हमने डोमेस्टिक कंपनी की डेफिनेशन देखी थी, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन देखी थी, अब हम देखते हैं इंडियन कंपनी की डेफिनेशन। So the Indian company means any company which is formed and registered under the Companies Act. As simple as that. Domestic company is that company which has made arrangements for the prescribed arrangement for the distribution of dividend. Foreign company is that company which has not made any such arrangement. So therefore it is not a domestic company, it is a foreign company. So and Indian company में क्या क्या शामिल है? Indian company means a company which is formed under the Companies Act, and it includes a company which is formed and registered under any law relating to companies formerly in force in part of India, जो इंडिया में पहले स्थित थी. Any corporation which is established by central act, state act or provincial act. Any institution, association or body which is declared by the board as a company. बोर्ड भी डिक्लेयर कर सकता है किसी को, किसी भी इंस्टीट्यूशन को एज ए कंपनी. और जम्मू कश्मीर में जो भी कंपनी ऐसी लॉ के अंतर्गत बनी है जो कि जम्मू कश्मीर में लॉ थी, और उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज में दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पौंडीचेरी, एक कंपनी जो कि उस लॉ के तहत बनी जो कि उस यूनियन टेरिटरी में फोर्स में थी. Provided that the registered or as the case may be the principal office of the company in India is in India. मतलब इंडियन कंपनी के लिए होना, किसी भी कंपनी को इंडियन कंपनी होना इसलिए तब हो सकती है वो जब उसका जो प्रिंसिपल ऑफिस है वो इंडिया में हो. Now 26A defines infrastructure capital company, and it is a company जो कि इन्वेस्टमेंट करती है शेयर्स एक्वायर करने में या लॉन्ग टर्म फाइनेंस देने में, किसी भी एंटरप्राइज या अंडरटेकिंग को लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए, जो पूरी तरह से ऐसे बिजनेस में लगे हैं जो 80IA, 80IA-B जो कि इंडस्ट्रियल बिजनेस होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल बिजनेस होते हैं, और या फिर वो किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में लगी हुई है जो कि 80IA-B में मेंशन्ड है, जिसमें कि या फिर ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि 3 सितारा कैटेगरी से स्टार कैटेगरी या उससे ऊपर का होटल बना रही है, जो कैटेगरी का क्लासिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया हुआ स्टार कैटेगरी का.
या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो जिसमें कि 100 बेड्स का हॉस्पिटल बना रही है, ऐसे कंपनी के लिए अगर लॉन्ग टर्म फाइनेंस जो भी कंपनी दे रही है या शेयर्स एक्वायर कर रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी है। इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड है वो फंड जो कि एक ट्रस्ट डीड के तहत ऑपरेट करता है, जिसका रजिस्ट्रेशन एक्ट में किया गया है और जिसकी स्थापना की गई थी ऐसे मनीज रेज करने के लिए, यानी ऐसे लोन उठाने के लिए ट्रस्टीज के द्वारा या कंट्रीब्यूशंस रेज करने के लिए, फॉर इन्वेस्टमेंट बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स और प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस, कि जिससे कि शेयर एक्वायर किए जा सके या लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया जा सके उन्हीं सब प्रोजेक्ट्स के लिए जो कि 26A में मेंशन है। तो ये एक फंड है और इसका रजिस्ट्रेशन एक्ट में होता है। ये एक कंपनी है, दैट इज द मेन डिफरेंस। उसके बाद आते हैं इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स की डेफिनेशन। तो वंस अगेन पर्सन अपॉइंटेड एज सो अंडर 1171। अब 28A में इंटरेस्ट वर्ड इज बीइंग डिफाइंड। इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट पेबल इन एनी मैनर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मनीज बोरोड और डेट इनकम। किसी भी तरह से जो इंटरेस्ट पे किया जाता है, और डेट कोई डिपॉजिट भी हो सकती है, कोई क्लेम भी हो सकता है, या कोई भी सिमिलर राइट या ऑब्लिगेशन हो सकता है, कोई कुछ क्लेम करता है उसके संबंध में आप इंटरेस्ट दे रहे हैं, एंड इंक्लूड्स एनी सर्विस फी और अदर चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बोरोड। जब भी पैसा बोरो किया जाता है, डेट इनकर किया जाता है, उस संबंध में अगर कोई सर्विस फी दी जाती है, सर्विस चार्ज, या उसके कनेक्शन में कोई भी दूसरा और चार्ज दिया जाता है मनी बोरो करने के संबंध में, तो वो सब चार्जेस जो है इंटरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। या क्रेडिट फैसिलिटी कोई अगर दी जा रही है जो कि भले ही यूटिलाइज ना भी हुई, तो भी अगर कोई इंटरेस्ट देना पड़ता है या दूसरा चार्ज कोई देना पड़ता है, आपने क्रेडिट फैसिलिटी ली बट यू डिडंट यूज इट, तो उसमें कोई चार्ज लगा दिया बैंक ने, तो यूटिलाइजेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट चार्ज अगर कोई लगा तो दैट इज इंटरेस्ट। Now 28B में interest on securities has been defined. And interest on any security of the central government or the state government. ये दो गवर्नमेंट्स की सिक्योरिटी हो सकती है। Then interest on debentures or other securities which is issued for money and issued by any local authority or company or a corporation which is established by central, state or provincial act. यानी सरकारी किसी भी कंपनी के द्वारा जो डिबेंचर इशू किए जाते हैं, कोई भी सिक्योरिटी इशू किया जाती है, उस पर अगर इंटरेस्ट दिया जा रहा है, तो दैट इज द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। सिक्योरिटीज का मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड है एक तरह से। यहाँ पे 28BB इंश्योरर मीन्स एनीबडी हु इज एन इंश्योरर, एन इंडियन इंश्योरेंस कंपनी, जैसा कि इंश्योरेंस एक्ट में डिफाइंड है। 28C once again Joint Commissioner, Additional Commissioner 117 में। 28D also Joint Director, Additional Director। 29 Legal Representative as defined in the Code of Civil Procedure 1908, वहाँ से इसको import किया गया है। Then long term capital asset is a capital asset which is not a short term capital asset. Once we know what is a short term capital asset, we know what is a long term capital asset. Long term capital gain means capital gain arising from the transfer of the long term capital asset. When the word manufacture has been defined, manufacture and its grammatical variations, इसको किसी भी और तरह से कहा जाए, किसी और ग्रामर लगा के कहा जाए, इट मीन्स कि एक नॉन लिविंग चीज को, एक नॉन लिविंग भौतिक वस्तु या आर्टिकल या चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी सामान को या किसी चीज को अगर ट्रांसफॉर्म किया जाता है, चेंज लाया जाता है, resulting in the transformation of that object, article or thing into a new and distinct object, एक नया और बिल्कुल अलग थलग ऑब्जेक्ट, आर्टिकल या थिंग बन जाता है, जिसका एक अलग नाम होता है, जिसका अलग कैरेक्टर होता है, जिसका अलग यूज होता है, तब वो मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन में आएगा। यहाँ पर एक तो नॉन लिविंग चीज से शुरुआत की जाती है, भौतिक चीज होती है, वो कोई पारलौकिक चीज नहीं होती है। देन एक ऐसा चेंज जिसके द्वारा एक नया और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट पैदा होता है,
एक नई चीज़ बनाई जाती है जिसका कि एक डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशन है, जिसका अपना इंटरनल स्ट्रक्चर, जो उसको इंटीग्रल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, अपना स्ट्रक्चर अलग है, केमिकल स्ट्रक्चर जो अंदर है उसके आइटम्स मॉलिक्यूल्स का, वो अपना ही उसका एक अलग स्ट्रक्चर है। एक ऐसा न्यू एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट अगर नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है तो वो भी मैन्युफैक्चरिंग कैन बी done from one non-living thing, transform it into something else, yeah, a new thing can be created. Then 29C is the maximum marginal rate, वो रेट इनकम टैक्स का जिसमें सरचार्ज भी शामिल है और जो एप्लीकेबल होता है हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम के रिलेशन, यानी हाईएस्ट स्लैब अगर मान लीजिए 10 लाख से ऊपर का है तो उसका जो भी परसेंटेज टैक्स रेट है, दैट इज द मैक्सिमम मार्जिनल रेट. Highest slab of income in the case of an individual AOP or as the case may be for the body of individuals. मैक्सिमम मार्जिनल रेट का कंसर्न जो है वो इंडिविजुअल AOP या BOI से है और जिसको कि मैक्सिमम मार्जिनल रेट को फाइनेंस एक्ट में स्पेसिफाई भी किया जाता है. Now National Tax Tribunal is a National Tax Tribunal under this relevant act. नॉन रेजिडेंट के लिए क्या लिखा है देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग. नॉन रेजिडेंट मीन्स अ पर्सन हु इज नॉट ए रेजिडेंट. And for the purposes of these sections, it also includes a person who is not ordinarily resident within the meaning of clause 6.6. तो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट को रेसिडेंट केवल इन क्लॉज के पर्पज से माना गया. अब आते हैं 31 की डेफिनेशन जो कि पर्सन की डेफिनेशन है. वी आर वेल अवेयर ऑफ दिस डेफिनेशन एंड इंक्लूड्स इंडिविजुअल, HUF, कंपनी, फॉर्म, AOP, BOI, whether they are incorporated or not doesn't matter. Whether they are registered or not doesn't matter. Local authority and every artificial juridical person, every person who is not a natural person but an artificial person, but juridical, मतलब is allowed by the law of the land, who is not falling in any of the preceding sub clauses. इसके पहले के सब clauses में जो नहीं आता है वो artificial juridical person के कैटेगरी में आ सकता है अगर वो लॉ के द्वारा अलाउड है. Now, explanation says that for the purposes of this clause, an association of persons or body of individuals or a local authority or an artificial juridical person shall be deemed to be a person, whether or not such person or body was formed or established or incorporated with the object of deriving income. हो सकता है वो जो बॉडी है इनकम या प्रॉफिट्स एंड डिराइव करने के उद्देश्य से ना भी बनी तो भी वो पर्सन की डेफिनेशन से बाहर नहीं हो जाएगी. Now, sometimes the question arises that there are some companies or there are some Indian authorities also who are telling a proprietorship concern to file an application as a proprietorship concern, and they are recognizing the proprietorship concern. So whether that proprietorship concern can be called an artificial juridical person or not, I leave the answer to you. 32. A person who has a substantial interest in a company. कंपनी में substantial interest उसका माना जाता है कि वो beneficial ओनर है शेयर्स का जिसको के पास 20% से या उससे ज़्यादा का वोटिंग पावर है. Prescribed word means something which is prescribed under the rules, under this act, by the rules. Previous year की definition section 3 में दी हुई है. Again principal chief commissioner तो define किया गया वही 117, 117, 117, 117 is all you can read easily. Then we come to principal officer. Principal officer, which is used with the reference to a local authority or a company or any other public body or any association of persons or body of individuals. It means either the secretary, treasurer, manager or agent of that authority. So principal officer can be a secretary of a local authority or a treasurer, manager or agent. Or the principal officer can be any person who is connected with the management or administration of the local authority, company, association or the body upon whom the assessing officer has served a notice of his intention of treating him as the principal officer. So even the assessing officer can serve a notice of the intention of treating a person who is somehow connected with the management or the administration
that he would like to treat him as a principal officer, so he would also be referred to as a principal officer. And in particular, ये जो officers हैं, principal officer, particularly when we are doing prosecution, the principal officer word is used there. So there, this word can take meaning from here also. It takes the meaning from here. Now, profession includes vocation. Profession में vocation भी शामिल है. Profession means something you do, by which you are earning money, and you do it at a certain quality that you promise from beforehand. Vocation वो होता है जो कि which you think is best suited for you. So, any vocation that you think is best suited for you, that is also includable in the profession. But profession does not mean only vocation, it means every other thing which can be said to be a profession. Now, public sector company means any corporation which is established under the government acts or a government company. Government company का definition section 617 of Companies Act में दी हुई है. Then public servant की definition section 21 Indian Penal Code से derived है. And if we see the section 21 of the Indian Penal Code, so most of the officers are of the government are included, but in particular जो temporary workers हैं, जो government के लिए काम कर रहे हैं, वो भी public servant की definition में आ जाते हैं. You have to be very careful about that. Anybody who is in the pay of a local authority or a corporation, जो payment ले रहा है सरकार से कोई भी काम करने के लिए, or is remunerated by fees or commission, कोई भी public duty करने के लिए, कोई भी government की duty करने के लिए कोई अगर fees या commission ले रहा है या pay ले रहा है government से, तो वो भी इसमें शामिल होता है. Now, recognized provident fund is simple. Provident fund which has been recognized by the PCIT or the CIT under the rules contained in 4th schedule part A, and it also includes provident fund which is established under the scheme framed under the Employees Provident Fund Act. And regular assessment का मतलब है any assessment which is done under 143(3) or 144. Relative, 144 is the best judgment assessment. Relative का definition यहाँ दिया हुआ है, husband, wife, brother, sister, or any lineal descendant or ascendant. Lineal मतलब उस line में जो है, in that same line. Lineal means in that same line, in relation to an individual. That means your father, father's father, like that. That same line. Mother, mother's mother, mother's father, like that. They are in the same line. Resulting company means one or more companies to which the undertaking of the demerged company is transferred. जिसको demerged company की undertaking transfer होती है, वो है resulting company. And it includes any authority or body or local authority or public sector company established, constituted or formed as a result of the demerger. जो भी demerger के result में बन रही है, वो resulting company. Resident is a person जिसको जिसकी definition section 6 से borrow की जा रही है. Then we have a short-term capital asset. This is important, but I'll do this and then let me see if there is some important definition after this. Slump sale and tax. So पीछे से आगे की ओर हम चल सकते हैं, so that we cover the whole thing. 48 is the zero coupon bond. Zero coupon bond is issued by infrastructure capital company or infrastructure capital fund or a public sector company or scheduled bank after the 1st June 2005. And in respect of this, no payment and benefit is received or receivable. Maturity से पहले कोई भी benefit या payment receive नहीं होता है इसमें. There is a certain payment is already decided कितना मिलेगा इतने time के बाद. So zero coupon means there is no yearly interest or monthly interest involved here. Or government also notifies. Government has to notify in the official gazette that this is a zero coupon bond. Then only it can be said to be a zero coupon bond. We come to the definition of transfer.
Transfer, which is in relation to a capital asset, includes sale of an asset, exchange मतलब अदला बदली, relinquishment मैंने त्याग देना उस एसेट को, extinguishment of any rights, किसी एसेट में कोई अधिकारों का बुझ जाना, कंपल्सरी एक्विजिशन देयर ऑफ अंडर एनी लॉ, किसी भी कैपिटल एसेट को कंपल्सरी गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर किया जाना, इन ए केस वेयर द एसेट इज कन्वर्टेड बाय द ओनर और ट्रीटेड बाय हिम एज स्टॉक इन ट्रेड, अगर स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया जाता है कोई एसेट को तो वो भी इसमें शामिल है. देन मैच्योरिटी ऑफ रिडम्पशन और रिडम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड की अगर मैच्योरिटी हो जाती है, रिडम्पशन हो जाता है, उसको भी ट्रांसफर कहा जाता है. Any transaction involving the allowing of the possession of any immovable property to be taken under section 53A of the TOP Act. 53A में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने कहा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है प्रॉपर्टी में और उसके लिए कोई एग्रीमेंट करता है, एग्रीमेंट टू सेल, और उस एग्रीमेंट के तहत वो सारे पेमेंट बाकायदा टाइम से कर रहा है और उस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो कर रहा है और पोजेशन उसको अगर मिल गया है, देन ही कैन नॉट बी डिस्पोजेस्ड. तो एक बार उसको डिस्पोजेस करना संभव नहीं है, तो दैट ट्रांजैक्शन इज आल्सो इंक्लूडेबल under the definition of transfer under the Income Tax Act. And then any transaction, whether by becoming a member of or by acquiring the shares in a cooperative society or any other association of persons, or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner whatsoever, जिसका इफेक्ट ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो एंजॉयमेंट है वो एनेबल हो रहा है या वो ट्रांसफर हो रहा है. तो यदि ऐसे शेयर्स खरीदे जाते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसके मेंबर आप बन जाते हैं, देन दैट इज आल्सो सेट टू बी अ ट्रांसफर. एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन को 269 यूए से बोरो किया जा रहा है. And for the removal of doubts, it is hereby clarified that transfer includes and shall be deemed to have always included disposing of or parting with an asset or any interest therein or creating any asset in any manner whatsoever. किसी भी एसेट में कोई भी इंटरेस्ट क्रिएट कर लेना, कोई भी अपना हक पैदा कर लेना, चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, चाहे एब्सोल्युटली पूरी तरह से हो या शर्तिया हो, चाहे वॉलंटरली हो या इनवॉलंटरी आपके पास आ जाए, चाहे वो एग्रीमेंट के तहत हो या बिना एग्रीमेंट के हो, notwithstanding that such transfer of rights has being affected or dependent upon or flowing from the transfer of shares of a company, भले ही वो राइट्स किसी कंपनी के शेयर्स के ट्रांसफर से फ्लो हो रहे हो, जो कंपनी चाहे इंडिया में रजिस्टर्ड हो चाहे इंडिया से बाहर रजिस्टर्ड हो, उससे भी अगर फ्लो कर रहे हैं तो भी वो ट्रांसफर में आएगा. तो ट्रांसफर की डेफिनेशन को यहाँ थोड़ा सा और विस्तृत बनाने की कोशिश की गई है. द टोटल इनकम मीन्स द टोटल इनकम जो सेक्शन 5 से इंपोर्ट किया जा रहा है डेफिनेशन को. टैक्स रिकवरी ऑफिसर एक ऐसे इनकम टैक्स ऑफिसर हैं जिनको who may be authorized by the PCIT or the CCIT or the PCIT by general or special order in writing कि वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर की फंक्शंस को एक्सरसाइज करेंगे, and also to exercise or perform such powers and functions which are conferred or assigned to an assessing officer. तो टैक्स रिकवरी ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर के भी फंक्शंस असाइन किए जा सकते हैं और एक टैक्स रिकवरी ऑफिसर के भी फंक्शंस असाइन किए जा सकते हैं, लेकिन जब वो असाइन होते हैं तब वो टैक्स रिकवरी ऑफिसर कहलाता है. और ये ऑर्डर जो है ये PCCIT या CCIT या उनके द्वारा अधिकृत नहीं या उन्हीं के द्वारा पास किए जाएंगे, चाहे वो जनरल ऑर्डर हो चाहे स्पेशल ऑर्डर हो, वो पास करने होंगे PCCIT को या CCIT को या PCIT को या CIT. ना टैक्स क्रेडिट सर्टिफिकेट ये चैप्टर 22B में है. टैक्स वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टैक्स in relation to the assessment year commencing on 1st April 65 and any subsequent assessment year. टैक्स का मतलब है इनकम टैक्स which is chargeable under the provisions of this act and in relation to any other assessment year. तो सुपर टैक्स भी उसमें शामिल हो सकता है, जैसे कि पहले सुपर टैक्स था, और फ्रिंज बेनिफिट टैक्स भी टैक्स की डेफिनेशन में शामिल है. It goes without saying that interest is also part of tax, but certainly penalty and other fees, etc., those are not
includable here because there's only the income tax which is chargeable under the provisions of this act. Now 42C means slum sale. Slum sale means it is a transfer of one or more undertaking as a result of the sale. कोई अगर अंडरटेकिंग ट्रांसफर होती है एक मुश्त राशि के देने से बिना कोई वैल्यू असाइन किए हर एसेट को या हर लायबिलिटी को, हर एसेट या लायबिलिटी को वैल्यू करने के करे बिना किसी पूरी अंडरटेकिंग को बेचा जाता है अगर किसी एक मुश्त राशि को देके, तो वो स्लम सेल की डेफिनेशन में आएगा। और अंडरटेकिंग की डेफिनेशन को 19A से फॉलो किया गया। And for the removal of doubts, it is hereby declared that the determination of the value of the asset or liability for the purpose of stamp duty, registration fees, or other similar taxes or fees shall not be regarded as assignment of values to individual assets. तो अगर स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट करने के लिए आप हर एसेट को वैल्यू कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने इंडिविजुअल वैल्यू असाइन की थी और इस वजह से आप ये कहें कि नहीं वो अंडरटेकिंग नहीं है, वो स्लम सेल नहीं है। ऐसा नहीं, ऐसा स्लम सेल से केवल इतना मतलब है कि एक मुश्त राशि देकर पूरी अंडरटेकिंग को बेच दिया जाए। नाउ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एक ऐसा कैपिटल गेन है जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के ट्रांसफर होने से होता है। एंड सो नाउ वी कम टू शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एक ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि 36 महीने से ज़्यादा होल्ड किया जाता है कोई एसएससी के द्वारा ट्रांसफर की डेट से पहले, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ a security which is listed on the stock exchange or a unit trust of India, अगर कोई सिक्योरिटी है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है या फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का यूनिट है या फिर कोई यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड का या कोई जीरो कूपन बॉन्ड है, तो 36 महीने की जगह इसको 12 महीने लिया जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी वर्ड में शेयर्स भी शामिल है क्योंकि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है। नाउ प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ अ शेयर ऑफ अ कंपनी, अगर कंपनी का शेयर है या एक म्यूचुअल फंड का यूनिट है जिसका ट्रांसफर इस एक साल में हुआ था, तो उस एक साल के लिए 36 महीने को 12 महीने कर दिया गया था। और उसके बाद यदि वो कंपनी का शेयर है और वो या फिर कोई वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, या तो वो कंपनी का शेयर है या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ऊपर जो सिक्योरिटीज वर्ड दिया है उसमें शेयर्स शामिल नहीं होंगे। तो शेयर्स के लिए 36 वर्ड की जगह पर 24 मंथ्स कर दिया गया, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो लैंड या बिल्डिंग हो या दोनों हो, तो इस क्लॉज के प्रोविजन ऐसे माने जाएंगे जैसे 36 महीने की जगह उसको 24 महीने कर दिया गया। एंड इन डिटर्मिनिंग द पीरियड फॉर विच एनी कैपिटल एसेट इज हेल्ड बाय द एसेट, ये पता लगाने के लिए कितने टाइम तक उसने होल्ड किया हुआ था वो एसेट। अगर शेयर है ऐसी कंपनी का जो लिक्विडेशन में जा रही है, तो वो पीरियड एक्सक्लूड करना पड़ेगा जिस डेट से वो लिक्विडेशन में चली गई। और उसके बाद अगर वो ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि एसएससी की प्रॉपर्टी बन गया है 49(1) के सर्कमस्टांसेस में, देयर शैल बी इंक्लूडेड द पीरियड फॉर विच द एसेट वाज हेल्ड बाय द प्रीवियस ओनर। यानी इसके पहले कोई प्रीवियस ओनर था, जैसे इनहेरिटेंस से आपको प्राप्त हो जाता है, तो प्रीवियस ओनर के द्वारा भी जिस पीरियड के लिए होल्ड किया गया था वो एसेट, वो भी होल्डिंग के पीरियड में शामिल होगा। Similarly, in the case of a capital asset referred to in clause 60 or section 28, the period shall be written from the date of conversion, जहाँ पर उसका कन्वर्जन होता है कैपिटल स्टॉक में, तो वो डेट ऑफ कन्वर्जन से उसको लेना पड़ेगा होल्डिंग पीरियड को। एंड इन द केस ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर्स in Indian company, which becomes the property of the SSE in consideration of a transfer which is referred to in 47(7), जो कि amalgamation से related है, there shall be included the period for which the share or shares in amalgamating company were held by the SSE। तो amalgamation के केस में amalgamating company के द्वारा भी जब shares hold किए गए तो वो period भी शामिल होगा। And in the case of a capital asset जो कि share है या दूसरी कोई security है जिसको सब्सक्राइब किया गया SSE के द्वारा राइट्स के बेसिस पे, राइट शेयर है,
राइट टू सब्सक्राइब के बेसिस पे सब्सक्राइब किया गया है, या इस पर्सन के द्वारा सब्सक्राइब किया गया है इन फेवर इन हुज फेवर द एसएससी हैज रिनाउंस्ड द राइट। जब राइट इशू आता है तो कुछ लोगों के पास ये पावर होता है कि वो शेयर होल्डर अपने राइट को रिनाउंस भी कर देता है, तो जिसके फेवर में भी उसने रिनाउंस किया है राइट, द पीरियड शैल बी रेकन द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द शेयर विल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट। जब भी वो अलॉटमेंट उसका हुआ था तब से वो माना जाएगा। एंड इन द केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग द राइट टू सब्सक्राइब टू एनी फाइनेंस, अगर कैपिटल एसेट खुद ही एक राइट है जिसको रिनाउंस कर दिया इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन, तो इट शैल बी रेकन फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर ऑफ सच राइट बाय द कंपनी। तो किसी जब डेट ऑफ ऑफर से इसको माना जाएगा, डेट ऑफ अलॉटमेंट से नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसने रिनाउंस कर दिया था किसी और पर्सन के लिए और कंपनी ने उसको ऑफर किया है। In the case of a capital asset being a financial asset allotted without any payment and on the basis of holding of any other financial asset, और कोई अगर ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि शेयर है, जैसे बोनस शेयर है या किसी और फाइनेंशियल एसेट की होल्डिंग की वजह से दिया गया है, तो उसको भी डेट ऑफ अलॉटमेंट से लिया जाएगा। और इसी तरह से इन केस ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर और शेयर्स इन इंडियन कंपनी विच बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ द एसएससी बिकॉज ऑफ द डीमर्जर, तो उसमें वो पीरियड भी शामिल होगा जब वो डीमर्ज कंपनी के पास वो शेयर था। और अगर ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि ट्रेडिंग या क्लियरिंग राइट है किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, जो कि ब्रोकर्स के पास होता है, और जिस राइट को अक्वायर किया किसी पर्सन ने इन पर्सन्स ऑफ द डीम्यूचुअलाइजेशन और कॉर्पोरेटाइजेशन स्कीम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जिसका रेफरेंस 4713 में भी किया गया है, उसमें वो पीरियड भी शामिल होगा जब उस पर्सन के द्वारा, मेंबर के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वो होल्ड किया जा रहा था वो राइट डीम्यूचुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन से पहले। और अगर वो ऐसा कैपिटल एसेट है जो कि इक्विटी शेयर है, शेयर है ऐसी कंपनी में जो कि डीम्यूचुअलाइजेशन की वजह से अलॉट हुआ है, 4713 में जो मेंशन है, दे शैल बी इंक्लूडेड इन द पीरियड दैट पीरियड फॉर विच द पर्सन वाज अ मेंबर, जब वो मेंबर था वो मेंबरशिप का पीरियड भी उसमें शामिल होगा। इन द केस ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, अगर कोई स्पेसिफाइड सिक्योरिटी है या स्वेट इक्विटी शेयर्स, स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं वो शेयर जो कि किसी भी एम्प्लॉय को दिए जाते हैं किसी कंपनी के द्वारा, क्योंकि उसने कोई अभूतपूर्व काम करके दिया कंपनी को, या कोई नई ईजाद करके, क्योंकि बहुत ही एक्सेप्शनल चीज़ थी, तो उसकी मेहनत का पैसा कंपनी उसको देती है, इसलिए स्वेट इक्विटी मेहनत का पैसा शेयर के रूप में देती है, बिना कोई पैसा लिए उससे फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स विच वर अलॉटेड और ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द एम्प्लॉयर फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर कंसेशनल रेट पे भी अगर दिए जाते हैं, और उसमें फॉर्मर एम्प्लॉय भी शामिल है, वो एम्प्लॉय को जरूरी नहीं उस दिन भी एम्प्लॉय हो जब उसको स्वेट इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं, सो द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी रेकॉर्डेड फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। रेकॉर्ड मतलब कैलकुलेट की जाएगी डेट ऑफ अलॉटमेंट से या ट्रांसफर की डेट से, ऐसे स्वेट इक्विटी शेयर्स के या स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। और अगर कोई कैपिटल एसेट है जो कि बिजनेस ट्रस्ट का यूनिट है, जिसका मेंशन 4717 में किया गया, तो देयर शैल बी इंक्लूडेड द पीरियड फॉर व्हिच द शेयर्स वर हेल्ड बाय द एसएससी, जिसको बाद में उसने बिजनेस ट्रस्ट में दे दिया था। और अगर कोई कैपिटल एसेट ऐसा है जो कि एक दूसरे कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में, जो कि 4718 में मेंशन है, तो वो पीरियड भी शामिल होगा जब यूनिट्स जो थे, कोई कंसोलिडेटिंग स्कीम होती है म्यूचुअल फंड, उस पर वो यूनिट्स एसएससी के द्वारा पहले थे और बाद में कंसोलिडेशन के तहत वो म्यूचुअल फंड के पास आ गए, तो जब एसएससी के पास थे वो पीरियड भी उसमें शामिल होगा। इन द केस ऑफ अ कैपिटल एसेट जो कि शेयर्स हैं कंपनी के, जो कि एक नॉन रेजिडेंट एसएससी के द्वारा अक्वायर किए गए हैं, क्योंकि ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट का रिडेम्पशन हुआ है, जिसका रेफरेंस 115 एसी में भी किया जा रहा है। ग्लोबल डिपोजिटरी रिसीट जो कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंजेस में, जो कि एसएससी होल्ड कर रहा था, तो दिस पीरियड शैल बी रेकन फ्रॉम द डेट जब वो रिक्वेस्ट दिया गया था रिडेम्पशन के लिए एसएससी के द्वारा कि मेरे जीडीआर को वो रिडेम्पशन कर दिया जाए। इन द केस ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी, जो कि एसएससी की प्रॉपर्टी बन जाती है इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर मेंशन इन 47XB, वहां पर आपको प्रेफरेंस शेयर्स जब कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर जब एसएससी होल्ड कर रहा था वो पीरियड भी शामिल किया जाता है। इन केस ऑफ अ कैपिटल एसेट बीइंग अ यूनिट
जिसका मेंशन 4719 में है, तो म्यूचुअल फंड की कंसोलिडेटेड स्कीम के तहत है, तो वो जो एसएससी होल्ड कर रहा था उन शेयर्स को, यूनिट्स को, वो भी पीरियड उसमें शामिल किया जाएगा। एंड एक्सप्रेशन 2 सेज दैट एक्सप्रेशन सिक्योरिटी का जो मीनिंग है वो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 से लिया गया, और स्पेसिफाइड सिक्योरिटी वर्ड को या स्वेट इक्विटी शेयर्स वर्ड को 115 WB के डेफिनेशन से बोरो किया गया। एंड जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड वर्ड यूज किए गए हैं उसको सेक्शन 112A के एक्सप्लेनेशन के क्लॉज ए से बोरो किया गया। सो विद दीज वर्ड्स वी कम टू द एंड ऑफ section 2, and still if there are any doubts, it would be a pleasure to handle them online. You are always free to at any time email me or send me a WhatsApp. My number is 9415085926. So you can send me that WhatsApp at any time and I'll respond to it. So thank you very much for joining us today.